स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारी यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द कोप 28 की मीटिंग के बारे में है। UNFCCC का जो कोप 28 का मीटिंग है वो दुबई के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ। दुबई की उस मीटिंग के अंदर बेसिकली जो दुबई कंसेंसस है उसको अडॉप्ट किया गया है, जिसका मेन मोटिव यही है कि जो एनर्जी ट्रांजिशन है उसको हमें यहाँ पे अचीव करना है, जिसमें बेसिकली जो फोशियल फ्यूल बेस्ड एनर्जी है उसको यहाँ पे रिड्यूस करना है। तो आप देखिए कि इसका ओवरऑल इम्पैक्ट के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो IPCC नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा जो असेसमेंट रिपोर्ट है उसको कैरी आउट किया गया। अगर हम यहाँ पे एनर्जी ट्रांजिशन है उसको अडॉप्ट कर पाए तो यहाँ पे एमिशन है उसको रिड्यूस करने में ये मदद करेगा। आप देखिए कि 2030 तक का जो समय है उसमें एनर्जी एमिशन है उसको हम 43% है वो रिड्यूस कर सकेंगे इसी एनर्जी ट्रांजिशन के थ्रू। 2035 का जो समय है वहां तक 50% जो एनर्जी का एमिशन है उसको हम रिड्यूस कर सकेंगे 2035 तक। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कार्बन न्यूट्रलिटी के बारे में तो आपको पता होना चाहिए कि जो 2050 है वो ग्लोबल टारगेट है कार्बन न्यूट्रलिटी के रिगार्डिंग में। इंडिया का जो कार्बन न्यूट्रलिटी का जो टारगेट है वो क्या है स्टूडेंट, 2070 है, वहां तक इंडिया को जो कार्बन न्यूट्रलिटी है उसको अचीव करना है। क्या स्टूडेंट्स यहाँ पे दुबई कंसेंसस के अंदर फोशियल फ्यूल्स का कंप्लीटली फेज आउट के बारे में बात की गई है? तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो कंप्लीटली जो फेज आउट है उसके बारे में यहाँ पे नहीं डिस्कस किया गया है दुबई कंसेंसस के अंदर में। आप देखिए कि जो ग्लासगो का जो समिट हुआ था कोप 26 के समय, वहां पे जो कोल को फेज आउट करने के बारे में बात की गई थी इंडिया के द्वारा। वहां पे उस रिजोल्यूशन के अगेंस्ट में जो वोटिंग है वो किया गया था, इंडिया इज नॉट इन द फेवर ऑफ द कोल का जो कंप्लीटली फेज आउट है उसके बारे में। तो आपको यहाँ पे भी पता होना चाहिए कि जो फोशियल फ्यूल्स है उसको कंप्लीटली जो फेज आउट है उसके बारे में नहीं डिस्कस किया गया है, एनर्जी के ट्रांजिशन के परस्पेक्टिव से है। आप अगर यहाँ पे बात करें IPCC नाम के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो आप देखिए कि IPCC नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है 1988 के समय किया गया था। दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके द्वारा जॉइंटली वे में इसको डेवलप किया गया 1988 के समय में। WMO नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है, WMO के अलावा आप देखिए कि UNEP नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा इसको यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया, जिसका मेन मोटिव क्या है कि यहाँ पे इन्वायरमेंट के परस्पेक्टिव से, क्लाइमेट चेंज के परस्पेक्टिव से जो भी असेसमेंट रिपोर्ट्स हैं उनको कैरी आउट करना है, असेसमेंट को यहाँ पे एनालाइज करना है। आप देखिए कि इनके द्वारा जो असेसमेंट रिपोर्ट है वो निकाली जाती हैं। क्या यहाँ पे IPCC के द्वारा खुद का जो साइंटिफिक सर्वे है उसको भी कैरी आउट किया जाता है? तो स्टूडेंट्स ये आपको पता होना चाहिए कि IPCC के द्वारा खुद के द्वारा कोई भी साइंटिफिक सर्वे है वो कंडक्ट नहीं किया जाता है। इनके द्वारा दूसरी जो रिपोर्ट्स हैं उन्हीं को एनालाइज करते हुए अपना जो असेसमेंट रिपोर्ट है वो प्रिपेयर की जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ एनर्जी का जो एमिशन है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करेगा ये बेसिकली जो एनर्जी का जो ट्रांजिशन है वो यहाँ पे। अगर हम बात करें UNEP के बारे में तो आप देखिए कि केन्या नैरोबी के अंदर ये सिचुएटेड है। 1972 के समय इसको इस्टेब्लिश किया गया था। 1972 के समय में नैरोबी के अंदर ये सिचुएटेड है। तो आप देखिए कि अफ्रीका के अंदर ये सिचुएटेड एकमात्र ऐसा UN का ऑर्गेनाइजेशन है। अगर इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो 5 जून का जो डे है उसको हम इन्वायरमेंट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 2023 के समय जो इन्वायरमेंट डे था, 2023 के समय जो इन्वायरमेंट डे था उसका क्या यहाँ पे थीम था उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। 23 का जो थीम है वो क्या है ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द दुबई कंसेंसस, कैसे हमको फ्यूल को फेज आउट करना है, फोशियल फ्यूल्स का यूज को, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स गाजा स्ट्रिप के बारे में है। गाजा स्ट्रिप के अंदर आप देखिए कि कंटिन्यूस जो ह्यूमन जो सिविलियन पर्सन है उनको यहाँ पे प्रॉब्लम्स है वो फेस करनी पड़ी हैं। उसी के रिगार्डिंग में एक रेजोल्यूशन है UN के पर्सपेक्टिव से वहाँ पे डिस्कस किया गया, जिसमें इंडिया के द्वारा फेवर किया गया है कि वहाँ पे जो सीज फायर है वो इम्प्लीमेंटेशन के अंदर में आए। अगर हम इंडिया और पैलेस्टाइन के रिलेशंस के बारे में बात करें कि इंडिया के द्वारा जो पैलेस्टाइन नाम का जो स्टेट है उसको कब कब रिकॉग्नाइज किया गया है, आप देखिए कि UPSC के द्वारा भी काफ़ी सारे बार क्वेश्चन है वो पूछा गया था। 2018 के समय पूछा गया टू स्टेट थ्योरी के बारे में कि कौन से जो दो कंट्री हैं जिनसे रिलेटेड टू स्टेट थ्योरी है उसको हम फॉरेन पॉलिसी के अंदर यूज करते हैं। इंडिया पैलेस्टाइन के अगर हम बारे में बात करें जो PLO नाम का ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम 1974 के समय में इंडिया के द्वारा उसको रिकॉग्नाइज किया था। इंडिया यहाँ पे फर्स्ट नॉन अरब स्टेट बनता है जिसके द्वारा PLO नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको रिकॉग्नाइज किया गया।
अगर हम बात करें स्टूडेंट्स पैलेस्टाइन नाम के स्टेट के बारे में, तो इंडिया के द्वारा जो पैलेस्टाइन नाम का जो स्टेट है उसको 1988 के समय इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया। इसके अलावा इंडिया के द्वारा अपना जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है वहाँ भी उसको ओपन किया गया था। इनिशियल फेज में गाजा स्ट्रिप में था, बाद में उसको वेस्ट बैंक का जो एरिया है वहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया। इसके अलावा आप देखें कि यूनेस्को के अंदर में जो पैलेस्टाइन का एंट्री है उसके रिगार्डिंग में भी इंडिया के द्वारा फेवर किया गया। एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस के अंदर में यहाँ पे इनका एंट्री के रिगार्डिंग में यूएन का जो कैंपस है वहाँ पे पैलेस्टाइन का एज ए नॉन स्टेट के रूप में जो फ्लैग है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सके उसके बारे में भी इंडिया के द्वारा फेवर किया गया है पैलेस्टाइन के परस्पेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट 13 दिसंबर को आपको पता होना चाहिए 2001 के समय में, 2001 के समय इंडिया के अंदर में बेसिकली यहाँ पे जो पार्लियामेंट है उसके ऊपर अटैक किया गया था। जैसे मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा नाम के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके द्वारा इंडिया के अंदर में अटैक किया गया था 2001 के समय में। तो आप देखिए कि उसके जो 22 ईयर्स का एनिवर्सरी है उसी समय में एक सिक्योरिटी ब्रीच है कल लोकसभा के अंदर देखने के लिए मिला। कुछ विजिटर्स गैलरी के अंदर जो सिविलियन पर्सनस को अलाउ किया जाता है उनके द्वारा यहाँ पे जो मेन असेंबली का एरिया है जहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स डिस्कस करते हैं, डिस्कशन डेलिब्रेशन का जो प्रोसेस है उनके द्वारा कैरी आउट किया जाता है, तो वहाँ पे उनके द्वारा जंप किया गया है। और आप देखिए कि इस तरीके से कोई स्मोक है वो भी वहाँ पे क्रिएट किया गया उनके द्वारा। और बेसिकली उनका एक प्रोटेस्ट के रूप में बताया गया है कि वो इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट इनके पर्सपेक्टिव से कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके द्वारा इस तरीके से प्रोटेस्ट किया गया। बट ये प्रोटेस्ट का काफ़ी आप देखिए कि काफ़ी वायलेंट स्टेप है। प्रोटेस्ट का आपको देखिए कि राइट बेसिकली दिया गया है फंडामेंटल राइट के पर्सपेक्टिव से, बट आपको असम्बल होना है, पीसफुल वे में असम्बल होना है। और इस तरीके से जो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है इंडियन जो यहाँ पे पार्लियामेंट उसके अंदर आप इस तरीके से बेसिकली जो प्रोसेस है उसको कैरी आउट नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट यहाँ पे राज्यसभा के बारे में है जो सेंट्रल असेंबली है, जो सेंट्रल असेंबली है। इसके अलावा आप देखिए कि ये जो 2001 के समय जो पार्लियामेंट के अंदर अटैक हुआ था उस समय हमारे कुछ ऐसे जो डिफेंस फोर्सेज जो सिक्योरिटी फोर्सेज के पर्सन्स हैं उनको कुछ अवार्ड्स भी दिए गए थे। उनका अपना ब्रेवरी के रिगार्डिंग उन्होंने अपनी जो लाइफ है वो लेट डाउन की पार्लियामेंट को उस समय में प्रोटेक्ट करने के रिगार्डिंग में। जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उसको वहाँ पे प्रोटेक्ट किया उनके द्वारा। तो उसमें एक बेसिकली कांस्टेबल भी हैं कमलेश कुमारी जिनके द्वारा अपनी जो लाइफ है उसको लेट डाउन किया गया था, जिनको कि बेसिकली अशोक चक्र है वो दिया गया था। और भी काफ़ी सारे लोग हैं जिनको अवार्ड्स हैं उस समय में दिए गए थे जिन्होंने अपना जो लाइफ है लेट डाउन किया था पार्लियामेंट को प्रोटेक्ट करने के रिगार्डिंग में। राज्यसभा के अंदर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो बिल है उसको पास किया गया है तेलंगाना के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि यहाँ पे तेलंगाना का इस यूनिवर्सिटी के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इस यूनिवर्सिटी का बेसिकली जो नेम है समक्का सरलम्मा के नाम से रखा गया है। समक्का सरलम्मा कौन है? वहाँ पे जो ट्राइबल्स का एक गोडेस है, ट्राइबल का एक गोडेस है जिनकी रिगार्डिंग में जो मेदाराम जात्रा है वो आपको देखने के लिए मिलता है। अब ये मेदाराम जात्रा क्या है? मेदाराम जात्रा ट्राइबल्स का एक सबसे बड़ा जो फेस्टिवल है, सबसे बड़ा एक मेला है जो ऑर्गेनाइज किया जाता है। कोया नाम की जो ट्राइब है उनके द्वारा उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। और आप देखिए कि जो समक्का सेरलम्मा जिनके बारे में हमने डिस्कस किया उनका आपको काकतिया डायनेस्टी के साथ भी एक रिलेशन है वो देखने के लिए मिलेगा कि कैसे काकतिया डायनेस्टी है वो वहाँ पे डिक्लाइन फेज के अंदर में जाती है। अभी काकतिया डायनेस्टी कौन सा है? काकतिया डायनेस्टी के बारे में अगर हम बात करें, रानी रुद्रमा देवी है, उनके जो टेम्पल्स हैं उनको भी यूनेस्को के अंदर रिकॉग्नाइज किया गया, जैसे रमप्पा टेम्पल है। कल सोशल जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर भी मैंने शेयर किया था बेसिकली उसके बारे में, काकतिया डायनेस्टी के बारे में, उनके पोर्ट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे तेलंगाना का सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे बेसिकली आंध्र प्रदेश का जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स रिसेंटली जो कश्मीर के रिगार्डिंग में आर्टिकल 370 है वो न्यूज के अंदर है, ऐसे ही आर्टिकल 371 भी है। 371 के अंदर में कुछ और भी स्पेशल प्रोविजन है कुछ स्टेट्स के रिगार्डिंग में, वो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है कि जो बेसिकली कंट्री का जो सोवरेनिटी है उसको ही वो वायलेट करे या कंट्री के अंदर टू यहाँ पे जो सिस्टम है उसको यहाँ के बेसिकली प्रपोज करें। तो उसके अंदर बेसिकली कुछ एरियाज के अंदर में सोवरेनिटी दिया गया है। तो आर्टिकल 371 के अंदर में कुछ यहाँ पे प्रोविजंस है उसके बारे में आप जरूर से रीड करना, जिसके अंदर बेसिकली हम यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश का यूनिवर्सिटी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश का सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से आर्टिकल 371 का जो ई नाम का जो प्रोविजन है, ई फॉर एजुकेशन, ई फॉर एजुकेशन, तो आर्टिकल 371 का ई जो प्रोविजन है वो बेसिकली आंध्र प्रदेश का सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से है।
371D जो भी है वो भी बेसिकली यूनिवर्सिटी के आंध्र प्रदेश के ही पर्सपेक्टिव से है, बट ई यहाँ पे आंध्र प्रदेश का जो एजुकेशन है उसके पर्सपेक्टिव से बताया गया है। जैसे कि हम सिक्किम के बारे में भी रीड करते हैं तो 371F है वो सिक्किम के बारे में है कि सिक्किम के अंदर जब भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा तो वहाँ पे एक सीट रिजर्व है, तो जो पर्सन सिक्किम से ओरिजिनली बिलोंग करता है वो ही वहाँ पे कंटेस्ट कर सकता है। तो ये हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं इन चीज़ों के बारे में। 371 को आप रीड करना, वो प्रोविजंस आपको पता होने चाहिए कौन कौन से स्टेट्स को वहाँ पे ऐड किया गया है। जैसे कि आर्टिकल 371 के अंदर गुजरात और महाराष्ट्र हैं, फिर उसके बाद में आपको जो 371A देखने के लिए मिलेगा जिसमें नागालैंड है। तो ऐसे अलग अलग स्टेट्स को ऐड किया गया है उसके अंदर में। तेलंगाना का सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सरोगेसी के पर्सपेक्टिव से, यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि इंडिया के अंदर जो सरोगेसी है उसके जो केसेज हैं वो ज़्यादा यहाँ पे ना देखने के लिए मिले। इंडिया यहाँ पे एक बेसिकली एक कॉमर्शियल हब है उसके रूप में ना डेवलप हो। सरोगेसी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पहले जो कॉमर्शियल सरोगेसी है वो अलाउ हुआ करती थी, बट बाद में इस तरीके के जो केसेज हैं वो देखने के लिए मिले कि फॉरेन जो कपल्स हैं वो इंडिया के अंदर विजिट किए। इंडिया के अंदर जो लेबरर बेसिकली कम्युनिटी से कोई वुमेन अगर बिलोंग करती हैं तो उनको एज सरोगेट मदर के रूप में उनके द्वारा चूज किया गया, और बाद में हो सकता है कि उनके द्वारा कोई उनका फैमिली में डिस्प्यूट हुआ हो, उनको वो चिल्ड्रन है वो ना चाहिए। ऐसे काफ़ी सारे जो एथिकल मिसकंडक्ट हैं वो देखने के लिए मिलते हैं उस सरोगेसी के समय में। और इंडिया यहाँ पे एक हब के रूप में इमर्ज हो गया था, सरोगेट मदर्स के हब के रूप में। तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो सरोगेसी है, जो कॉमर्शियल सरोगेसी है, उसको बेसिकली बैन किया गया कि इंडिया के अंदर जो कॉमर्शियल सरोगेसी है आप पैसे देके इस तरीके से जो सरोगेसी का प्रोसेस है वो नहीं करवा सकते। इंडिया के अंदर सरोगेट जो कॉमर्शियल सरोगेसी है उसको बैन कर दिया गया। कौन सा सरोगेसी अलाउ है इंडिया के अंदर में? एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी। आप देखिए कि अगर कोई कपल्स को मेडिकल का कोई प्रॉब्लम्स है, उनके द्वारा जो प्रेगनेंसी है उसको कैरी आउट नहीं किया जा सकता है, तो उस समय में वो एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी को यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हैं। एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी के अंदर आप देखिए कि आपको पैसे नहीं देने होते हैं। जो सरोगेट मदर है उसको बेसिकली आपको यहाँ पे जो उसका जो मेडिकल का जो एक्सपेंस है वो आपको कैरी आउट करना होगा। उनका जो इंश्योरेंस है, उनका जो डाइट्स है, इस तरीके का आप जो प्रोसेस है उसको कैरी आउट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी में जो सरोगेट मदर है वो भी यहाँ पे जानकारी के अंदर होना चाहिए, ब्लड रिलेशन के अंदर में होना चाहिए। उसी को बेसिकली जो सरोगेट मदर है उसके रूप में आप चूज कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप देखिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में हम डिस्कस करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना किसके रिगार्डिंग कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर में है, अर्बन एरियाज के अंडर में। आप देखिए कि दिल्ली के अंदर जो इलीगल कॉलोनीज हैं, इलीगल जो झुग्गी झोंपड़ी हैं, उनको यहाँ पे रेगुलेट करने की बात की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में हमने क्यों डिस्कस किया? तो बेसिकली आपको एक तो बात यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि दिल्ली के अंदर जो लैंड का जो सब्जेक्ट है वो किसके अंडर में आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही यहाँ पे चूज किया जाता है। ये हमारे मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी। आईएफएस के इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर हैं, काफ़ी स्ट्रिक्ट ऑफिसर जाने जाते थे अपने समय में ये। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, लैंड यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, दिल्ली के अंडर में। आप देखिए इलीगल कॉलोनीज को रेगुलर करने की बात की गई पीएम आवास योजना के अंदर में। आप देखिए कि इन सीटू सलम रीडेवलपमेंट का एक कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर 4 कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर में। 4 इसके इंपॉर्टेंट पिलर हैं, जिसमें फर्स्ट पिलर है कि जो स्लम का एरिया है, जो इलीगल कॉलोनीज का एरिया है, उसको यहाँ पे रीडेवलप किया जाएगा। बेसिकली आप देखिए कि इतना एरिया के अंदर स्लम यहाँ पे फैला हुआ है सपोज कीजिए, तो वहाँ पे बेसिकली कुछ इतना एरिया यहाँ पे चूज किया जाएगा जिसमें फ्लैट्स हैं वो बनाए जाएंगे। वर्टिकल वे में जो डेवलपमेंट है वो देखने के लिए मिलेगा। बाकी एरिया देखिए कि यहाँ पे पार्क बना दिया गया, स्कूल यहाँ पे बना दी गई। इस तरीके से उस ज़मीन का जो यूज़ है वो किया जाएगा। ये पीएम आवास योजना का एक इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट है। तो ये बेसिकली सरोगेसी के बारे में था, इलीगल जो कॉलोनीज है उनको रेगुलराइज करने के बारे में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आर्टिकल 370 है उसको बेसिकली गवर्नमेंट का जो डिसीजन है उसको अपहोल्ड किया गया। उसके रिगार्डिंग में चाइना के द्वारा कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो उनका जो लद्दाख के रिगार्डिंग में जो पोजीशन है उसको ये इफेक्ट नहीं करेगा। चाइना बेसिकली लद्दाख को अपना एरिया के अंदर डिक्लेयर करता है। आप देखिए कि सितंबर के समय भी चाइना के द्वारा जो अपना एक नया मैप वो निकाला गया था, उसके अंदर काफ़ी कुछ ऐसे एरियाज है चाइना ने अपने अंडर ही उसको शो किया गया था। इस लद्दाख के पर्सपेक्टिव से आपको एक इम्पोर्टेंट पर्सन के बारे में पता होना चाहिए।
1841 के समय में जब वहाँ पे आपको जो सिख एम्पायर है वो देखने के लिए मिलेगा, तो उस समय में एक पर्सन हुआ करते थे, जो जनरल हुआ करते थे, जिनका नाम है जोरावर सिंह। आप जोरावर सिंह के बारे में जरूर से रीड करना। जोरावर सिंह वो पर्सन है जिनके द्वारा जो तिब्बतियन एरिया है, जो तिब्बत का जो एरिया है, उसको इनके द्वारा अनेक्स किया गया था इनिशियल फेज के अंदर में। बाद में आप देखें कि इनका उसी एक बैटल के अंदर वहाँ पे डेथ होता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो लद्दाख का जो एरिया है, तिब्बत का जो एरिया है, उसके अंडर में चाइना के द्वारा उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है अपने पर्सपेक्टिव से। तो चाइना का ये स्टैंड है। इसके अलावा आप इंडिया और चाइना का जो कन्फ्लिक्ट्स है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अक्साई चीन का एक एरिया है जो चाइना के द्वारा अनेक्स किया गया था हमारे इंडिपेंडेंस के बाद में। कश्मीर का, हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर कम्प्लीटली जो पहले स्टेट हुआ करता था, उसी के अंदर लद्दाख के पास में एक जो अक्साई चीन का जो एरिया है वो चाइना के अंडर में है। इसके अलावा आप देखिए कि 1962 के समय में उसी लद्दाख को प्रोटेक्ट करने के रिगार्डिंग में हमारे यहाँ पे जो बैटल ऑफ रेजांगला है वो देखने के लिए मिला है। बैटल ऑफ रेजांगला, जिसके अंदर में आप देखिए कि कुमायूं रेजिमेंट है वो यहाँ पे लड़ी है। कुमायूं रेजिमेंट का जो 13 बटालियन है वो वहाँ पे फाइट किया था रेजांगला के अंदर में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द लद्दाख। वो लद्दाख को प्रोटेक्ट करने में काफ़ी जो मदद है वो वहाँ पे की गई थी उस रेजांगला का बैटल के रिगार्डिंग में। इसी वजह से लद्दाख प्रेजेंट समय में इंडिया के अंडर में है। दुबई कंसेंसस के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि इंडिया के द्वारा जो दुबई कंसेंसस है उसको वेलकम किया गया है। इंडिया के द्वारा कहा गया कि जो फॉसिल फ्यूल्स है उसको यहाँ पे धीरे धीरे फेज आउट करने का ज़रूरत है। एमिशन के परस्पेक्टिव से यहाँ पे इंडिया का स्टैंड है उसके बारे में बताया गया कि एमिशन के अंदर जो इंडिया का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 3% के आसपास है। और आप देखें कि यूएसए का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कितना है, यहाँ पे यूएसए का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 25 है। यूरोपियन यूनियन का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आपको 17% देखने के लिए मिलेगा। ग्लोबल एमिशन के अंदर में इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी कम है। फिर भी इंडिया और चाइना जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका एक बेसिकली यहाँ पे राइट ये है कि हमको अलग से जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दे दी जाए, क्योंकि हमको हमारी जो कंट्री है उसको डेवलप करना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखिए कि एनर्जी ट्रांजिशन के अंदर जो मीथेन है उसको भी रिकॉग्नाइज किया गया है। इंडिया के अंदर जो मीथेन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा एग्रीकल्चर के यूज के अंदर में। इंडिया में जो 75% मीथेन का जो एमिशन है वो आपको एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हम फर्टिलाइजर्स को वहाँ पे यूज़ करते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी कुछ एरियाज़ है जहाँ पे जो मीथेन का जो प्रोडक्शन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे मीथेन को एक ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के रूप में, नॉन कार्बन जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कंपोनेंट के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है इस दुबई कंसेंसस के अंदर में। तो उन्हीं सब के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें टीएमसी की, जो बेसिकली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिनको एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के बाद में उनका जो एक्सपेल किया गया पार्लियामेंट से, उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल की गई है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे एथिक्स कमेटी के बारे में पता होना चाहिए कि 15 मेंबर किसके अंदर हैं एथिक्स कमेटी के अंदर में, लोकसभा के अंदर में। राज्यसभा की जो कमेटी है उसके अंदर कितने मेंबर हैं, 10 मेंबर हैं। इंक्वायरी के रिगार्डिंग में 3 कमेटी हैं, पेटिशन, प्रिविलेज और एथिक्स। पेटिशन, प्रिविलेज और एथिक्स तीनों का जो मेंबर संख्या है वो सेम है। लोकसभा के अंदर आपको 15 देखने के लिए मिलेंगे, राज्यसभा में आपको 10 देखने के लिए मिलेंगे। ये एक सेमी जुडिशियल कमेटी है, इसके द्वारा भी एग्जामिन किया जाता है कोई भी एथिकल मिसकंडक्ट हो। इसके द्वारा जो बिल्स है, पेटिशन के अंदर में क्या किया जाता है, बिल्स को एग्जामिन किया जाता है। प्रिविलेज के अंदर कोई प्रिविलेज का वायलेशन किया गया हो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा। एथिक्स कमेटी सबसे पहले कहाँ फॉर्म हुई थी, राज्यसभा के अंदर में। लोकसभा में इसको 2000 के समय फॉर्म किया गया, राज्यसभा में 97 के समय फॉर्म हुआ था। नेक्स्ट अगर हम बात करें रोड एक्सीडेंट्स के बारे में है, आप देखिए कि WHO ने अपनी रिपोर्ट के अंदर कहा गया कि इंडिया के अंदर जो रोड के जो एक्सीडेंट्स हैं वो यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं और ग्लोबल लेवल पे इसका जो रिडक्शन है वो देखने के लिए मिला है। तो रोड सेफ्टी के रिगार्डिंग में WHO का ये रिपोर्ट है जिसके अंदर बताया गया है कि इंडिया के अंदर जो रोड एक्सीडेंट्स है वो यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं और ग्लोबल लेवल पे जो डिक्रीज है वो देखने के लिए मिला है। उसके बिहाइंड के रीजन क्या है स्टूडेंट्स, आप देखिए कि जितना इंडिया के अंदर जो चीप कार्स हैं, मींस जो आपको जो सस्ती कारें हैं वो जितना ज़्यादा आएंगी उतना ही आप देखिए कि ऐसे लोग यहाँ पे कार को लेके जाएंगे जिनके द्वारा जो बेसिकली ट्रैफिक रूल्स हैं उनको यूज़ नहीं किया जाएगा, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं किया जाएगा और उसके बाद में उसका जो मिस इफेक्ट है वो देखने के लिए मिलेंगे। तो इस ये भी एक मेन रीजन माना गया है। इसके अंदर में डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर में मोर एक्सीडेंट्स है वो देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा आपको देखिए कि रोड सेफ्टी के रिगार्डिंग में ब्रेसिलिया जो डिक्लेरेशन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। रोड सेफ्टी के रिगार्डिंग में जो ब्रेसिलिया डिक्लेरेशन है उसके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए।
नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया के अंदर जो रोड एक्सीडेंट्स है वो 1.5 लाख के आसपास पर ईयर देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें रोड एक्सीडेंट्स में लोगों का जो डेथ है वो होता है। तो चीप कार एक जो ट्रांसपोर्ट का अगर मीडियम है, जो चीप कार्स यहाँ पे मोर अवेलेबल होंगी, उसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि मोर ट्रैफिक यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि जिन डेवलप्ड कंट्री के अंदर बात की गई है जहाँ पे एक्सीडेंट्स कम हुए हैं, वहाँ पे जो पर पर्सन जो कार का जो अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादा है, ट्रैफिक के जो साधन है वो वहाँ पे ज़्यादा है। बट अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर बात करें, वहाँ पे जो व्हीकल्स हैं वो कम हैं, फिर भी एक्सीडेंट्स अधिक हैं। उसके बिहाइंड का रीज़न ये है कि ट्रैफिक रूल्स एक तो लोग फॉलो नहीं करते हैं, ओवर स्पीड का यूज़ करना। आप देखिए कि प्रेजेंट समय में सोशल मीडिया का भी एक इम्पैक्ट है, काफ़ी सारी जो रील्स हैं इस तरीके से बनाई जाती हैं, उसके काफ़ी सारे इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं रोड एक्सीडेंट्स के अंदर में। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मीटिंग है वो इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ। उसी के अंदर यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यूज है एथिकल वे में किया जा सके, उसके रिगार्डिंग में जो ग्लोबल पार्टनरशिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, 29 मेंबर्स इसके कंट्री हैं। एशिया, लैटिन अमेरिका और हमारा जो नॉर्दर्न अमेरिका है, यूरोप है, एशिया पैसिफिक है, उस सभी की जो कंट्रीज है इसका पार्ट है। चाइना इसका मेंबर नहीं है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। लास्ट मीटिंग कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था स्टूडेंट्स? ओसाका के अंदर हुआ था। नीति आयोग के द्वारा एक यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस है वो लाई गए हैं डॉक्टर्स के पर्सपेक्टिव से। रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं? बेसिकली आप देखिए कि डॉक्टर्स के द्वारा यहाँ पे जो फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज हैं उनके द्वारा डॉक्टर्स को जो गिफ्ट्स हैं वो दिए जाते हैं, डॉक्टर्स को जो गिफ्ट हैं वो फेवर किए जाते हैं। और डॉक्टर्स के द्वारा उसी फार्मास्यूटिकल कंपनी का जो यहाँ पे जो दवाई है, जो यहाँ पे जो मेडिसिन है वो लिखा जाएगा उनके द्वारा किसी भी जो पेशेंट है उसको। तो उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे जो रेगुलेट है उसको करने की बात की गई है कि जो गिफ्ट्स हैं वो यहाँ पे रेगुलेट किए जाएं। 1000 से अधिक का जो कोई भी गिफ्ट है डॉक्टर्स को यहाँ पे ना दिया जाए फार्मास्यूटिकल फर्म्स के द्वारा। उसके रेगुलेशन के बारे में बात की गई है। आप कोई स्टूडेंट जब भी गिफ्ट्स के बारे में बात करें, प्रेजेंट्स के बारे में यहाँ पे बात की जाती है, तो आपको एक बात पता होना चाहिए, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, 1773 का जो फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट है जिसके द्वारा ब्रिटिश अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं जिनको कंट्रोल किया गया था, उसका भी एक प्रोविजन था कि ब्रिटिश कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं उनको बेसिकली नेटिव पीपल्स से जो प्रेजेंट है, ब्राइब है, जो गिफ्ट्स है वो लेने से यहाँ पे मना कर दिया गया था। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ यहाँ से पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए कि स्टूडेंट जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं उसको फॉर्म किया गया है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को यहाँ पे किसके रिगार्डिंग में फॉर्म किया गया है? जीएसटी का जो सिंप्लिसिटी है उसके परस्पेक्टिव से जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं उसको यहाँ पे फॉर्म किया गया। बेसिकली ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये एक एड हॉक बॉडी होती है जिसका मेन मीटिंग ये होता है कि कैबिनेट को बेसिकली इनके द्वारा रिकमेंड किया जाए, कैबिनेट को इनके द्वारा क्या किया जाए स्टूडेंट्स? रिकमेंड किया जाए कि कुछ यहाँ पे जो इमरजेंसी कोई इश्यू है, कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग में। तो अगर हम बात करें मिनिस्टर्स इसको हेड करते हैं, मिनिस्टर्स इसको हेड करते हैं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को, जिनका जो यहाँ पे एडवाइस है वो दी जाती है किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग में। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन के पर्सपेक्टिव से, मिनिस्ट्रीज में जो कोऑर्डिनेशन है उसके पर्सपेक्टिव से जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें एम्पावर भी हैं कैबिनेट के बिहाफ पे, इनके द्वारा कुछ डिसीजंस हैं वो भी यहाँ पे लिए जा सकते हैं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा। नेक्स्ट आप देखिए कि जीएसटी के पर्सपेक्टिव से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, जीएसटी के अंदर जो अलग अलग जो डेट्स हैं, रेट्स हैं बेसिकली, उन रेट्स को सिंप्लीफाई करने के पर्सपेक्टिव से बनाया गया है कि जीएसटी को यहाँ पे सिंप्लीफाई किया जा सके। जीएसटी जो अपीलिएट बॉडीज है, जो ट्राइब्यूनल्स है, उसके पर्सपेक्टिव से यहाँ पे एक लेजिस्लेचर है उसको प्रपोज किया गया पार्लियामेंट के अंदर, जिसका मेन मोटिव यही है कि जीएसटी अपीलिएट ट्राइब्यूनल्स है उसका रिगार्डिंग में जो क्वालिफिकेशन है, अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है उसको यहाँ पे डील किया जा सके। एक सेकंड अपीलिएट बॉडी है जीएसटी के रिगार्डिंग में, जीएसटी अपीलिएट ट्रिब्यूनल, जो यहाँ पे सेंट्रल जीएसटी का जो बॉडी है उसके थ्रू इनको प्रपोज किया गया। आप देखिए कि कुछ यूएस ईयू इनके द्वारा इंडिया का कुछ प्रोडक्ट्स हैं, फॉर इंडियन जो गुड्स हैं, उसके ऊपर जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी है वो यहाँ पे लगाई गई है। तो स्टूडेंट्स काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। काउंटर वेलिंग ड्यूटी होती है बेसिकली जब भी किसी कंट्री के द्वारा अपना जो कोई डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के रिगार्डिंग में लगाई जाती है। तो किसके रिगार्डिंग में लगाई जाती है स्टूडेंट्स? डोमेस्टिक प्रोडक्ट को यहाँ पे बचाने के रिगार्डिंग में लगाई जाती है, जिससे कि बाहर का जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा लिटिल बिट महंगा हो। सपोज कीजिए
यूएस के अंदर जिन भी आइटम्स के ऊपर लगाया गया है, जैसे पेपर के ऊपर लगाया गया है, फाइल के ऊपर लगाया गया है, वो 50 रुपए का पेपर है यूएस के अंदर भी, और इंडिया का वहाँ पे जा रहा है वो भी 50 का है। तो आप देखिए कि वहाँ का जो डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री है उसके साथ में वो कम्पीट कर रहा है बेसिकली, तो उसको यहाँ पे रिड्यूस करने के रिगार्डिंग में इस पे जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी है वो लगा दी जाएगी, जैसे कि 10 रुपये काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा दी गई, तो ये 60 रुपये का हो जाएगा, ये 50 का है, तो उनका जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको बेसिकली प्रोटेक्ट किया जाएगा। ऐसा ही आपको और भी जो ड्यूटीज़ हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। एक है एंटी डंपिंग ड्यूटी। अब एंटी डंपिंग ड्यूटी के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, आप देखिए कि 50 का कोई पेपर है, यहाँ पे इंडिया का कोई फर्म है, उसके द्वारा वहाँ पे जो 10 रुपी है उसका ही वहाँ पे सेंड किया गया, तो ये बेसिकली एंटी डंपिंग ड्यूटी है कि इंडिया का जो प्रोडक्ट है उसको डंप किया जा रहा है, वहाँ पे कोई प्रोडक्ट है उसको डंप किया जाता है। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी का बेसिक मीनिंग यही है कि बाहर का किसी फॉरेन कंट्री के द्वारा अगर कोई प्रोडक्ट है उसको डंप किया गया है तो उसके ऊपर वो लगाया जाता है। और काउंटर वेलिंग ड्यूटी आपको यहाँ पे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को लिटिल बिट जो प्रोटेक्शन है वो देने के रिगार्डिंग में लगाई जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया का जो वल्नरेबिलिटी है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि इंडिया के जो काफ़ी सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें बताया गया है कि मोर देन जो 50% के आसपास जो डिस्ट्रिक्ट एरियाज है जिसके अंदर आपको वल्नरेबिलिटी जो कंडीशंस है वो देखने के लिए मिलती हैं। हाईली वल्नरेबल उनको बताया गया है, जैसे कि आप देखिए अरुणाचल प्रदेश का जो दिबांग वैली का जो एरिया है उसको बेसिकली यहाँ पे हाईली वल्नरेबल जो डिस्ट्रिक्ट है उसके रूप में बताया गया। इसका अगर हम इम्पैक्ट के बारे में बात करें तो इसका हेल्थ का जो इश्यूज हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, क्लाइमेट चेंज की पर्सपेक्टिव से वल्नरेबिलिटी जैसे यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट आप देखिए कि इसके अंदर वल्नरेबिलिटी किस तरीके से, आप देखिए कि कोई ना कोई क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स है वो देखने के लिए मिलेंगे, जिसके अंदर रेनफॉल है, एक्सेसिव रेनफॉल के अलावा जो लैंडस्लाइड है, लैंडस्लाइड के अलावा आप देखिए कि अर्थक्वेक का जो सिचुएशन है, ड्रोट का सिचुएशन है, कोई ना कोई ऐसा जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट है वो वहाँ पे क्रिएट होगा, वल्नरेबिलिटी वहाँ पे इंक्रीज होगा, जिसमें दिबांग वैली को हाईली वल्नरेबल है वो बताया गया है। वो बेसिकली रेनफॉल की वजह से भी हाईली वल्नरेबल है। इसके अलावा आप देखिए कि वहाँ पे जो टू मच आपको जो लैंडस्लाइड है इस तरीके के इंसिडेंट्स है वो देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा डिजास्टर हमारा जो रिस्क के पर्सपेक्टिव से भी डिस्ट्रिक्ट वाइज जो एनालिसिस है वो कैरी आउट किया जाता है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट्स का जो डिजास्टर के पर्सपेक्टिव से एनालिसिस है वो देखने के लिए मिलेगा आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करें अनसर्टेनिटी के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि हमारे जो तमिलियन पर्सनस हैं उनके रिगार्डिंग में है, इंडियन ओरिजिन जो तमिलियंस हैं उनके पर्सपेक्टिव से इस एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है। इस एडिटोरियल में बताया गया है कि इंडियन ओरिजिन के जो तमिलियंस हैं, इंडियन ओरिजिन के जो तमिलियंस हैं वो प्रेजेंटली कहाँ पे हैं, उनके जो कैंप्स है तमिलनाडु के अंदर वहाँ पे सिचुएटेड हैं। आप देखिए कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर में हमारे जो 3 कंट्री हैं, 3 कंट्री कौन से, अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के अलावा पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अलावा हमारा बांग्लादेश है। तो इन 3 कंट्रीज को बेसिकली कहा गया कि यहाँ से जो अदर देन मुस्लिम के अलावा जो भी कम्युनिटी से रिलेटेड जो पर्सनस आएंगे उनको बेसिकली इंडिया का जो सिटीजनशिप है वो दे दिया जाएगा। आप देखिए कि यहाँ पे जो डिमांड है कि जो तमिलियन पर्सनस है उनको भी यहाँ पे सिटीजनशिप है वो दे दी जाए, जो कहाँ से आई हैं बेसिकली हमारा श्रीलंका के एरिया से माइग्रेट किए हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से। इंडियन ओरिजिन तमिलियंस के बारे में यहाँ पे बात की गई। इंडिया यहाँ पे यूएन का जो माइग्रेशन का जो रिफ्यूजी का जो कन्वेंशन है उसका सिग्नेटरी नहीं है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें 370 का जो जजमेंट है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया कि कैसे ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनिज्म का कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू यहाँ पे सेंटर को हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा बेसिकली इसको डिफाइन किया गया। आप देखिए कि यहाँ पे 3 जो अलग अलग एरियाज हैं जिसके अंदर में आपको डेफिनेशन है वो देखने के लिए मिलेगा इस 370 का जो जजमेंट है उसके पर्सपेक्टिव से। फर्स्ट इज अबाउट द सोर्निटी। सोर्निटी की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि यहाँ पे बता दिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी सोर्निटी नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी यहाँ पे सोर्निटी नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का जो सोर्निटी है उसको बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल, उसका यहाँ पे डिस्कस किया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इसके अंदर में बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसके पर्सपेक्टिव से भी डिस्कस किया गया कि वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसको पार्लियामेंट के द्वारा बेसिकली जो रिपील है वो किया जा सकता है। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के बारे में वहाँ पे डिस्कस किया गया है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के बारे में बताया गया है। तो बेसिकली वो जजमेंट के बारे में है, ऑलरेडी हमने इसको जब जजमेंट डिलीवर किया गया था 11 दिसंबर के दिन तो उसको हमने ऑलरेडी 12 का जो न्यूज़पेपर डिस्कशन है उसमें डिस्कस किया है। उन्हीं सब बातों को यहाँ पे बताया गया है कि क्या हमारे यहाँ पे जो स्टेट क्रिएशन के स्टेट का जो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है या नहीं है। तो स्टेट का टेरिटोरियल सॉवरेनिटी नहीं है।
क्या हमारे यहाँ पे स्टेट का जो क्रिएशन है वो किसके हाथ में है? स्टेट का जो क्रिएशन है वो पार्लियामेंट के हाथ में है, तो इसी वजह से टेरिटोरियल सॉवरेनिटी आपको नहीं देखने के लिए मिलती है। तो उन्हीं टॉपिक्स को यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वे में डिस्कस किया गया है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनिज्म का एक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से, आप देखिए कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी के द्वारा इलेक्शन का जो बाइकआउट है वो किया गया है। यहाँ पे जो बांग्लादेश की जो पीएम है उनके द्वारा भी कहा गया है कि बीएनपी के द्वारा वहाँ पे जो पॉलिटिकल किलिंग्स उस तरीके के जो एलिगेशंस है वो लगाए गए हैं। बीएनपी के द्वारा यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के बारे में बात की गई है कि वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस है वो कंडक्ट नहीं होने वाले, इस वजह से हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। पोप का कोई इच्छा है कि वेटिकन सिटी के अंदर उनको आफ्टर डेथ उनको वहाँ पे दफनाया ना जाए, उनको बेसिकली उनके द्वारा रोम के एरिया के अंदर डिस्कस किया गया है। और चाइना और वियतनाम के पर्सपेक्टिव से तो आप देखिए कि काफ़ी सारी जो पोलैंड के जो न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं, ये जो न्यूज़ हैं हमने इनको दोनों को डिस्कस किया है, चाइना वियतनाम के बारे में और पोलैंड के बारे में भी। इसके अलावा आप देखिए कि इजराइल के द्वारा जो अटैक किया गया गाजा स्ट्रिप के अंदर जो अटैक कंटिन्यूस है उसके अगेंस्ट में रिजोल्यूशन पास किया गया है यूएन के अंदर में, जिससे कि सीज फायर का जो इम्प्लीमेंटेशन है वहाँ पे किया जा सके। 153 कंट्रीज के द्वारा उसको अडोप्शन को वहाँ पे रेजोल्यूशन को फेवर किया गया है यूएन के अंदर में। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज डिस्कशन, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।